नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल टारगेट है और इस परीक्षा के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सवालों को हल कर रहे हैं। श्योर मानिएगा कि आपको उसी पैटर्न के सवाल देखने को मिलेंगे और ऐसे सवाल आप अगर अपनी तैयारियों में शामिल करते हो तो निश्चित तौर पर आप बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। सभी लोग लग करके प्रतिदिन जितने सवाल कराए जाए उनको प्रॉपर तैयार करें, उनमें अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, सवालों की एक पीडीएफ अपने पास रखें और इसको प्रॉपर रिवीजन में भी रखें। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको पीडीएफ प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चले, एक कम्युनिकेशन बना के रखिए, कनेक्टिविटी बना के रखिए और अपने फीडबैक और सुझाव भी कमेंट में जरूर प्रेषित किया करें। मैं शुरू करता हूं आज के सेशन के पहले सवाल पे। मैं आपको लेकर चलता हूं और आप पहले सवाल को एकदम ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। ये अंडर ग्रेजुएट है, उसी हिसाब से हमने सवालों का सिलेक्शन किया है और उसी तरह से ही सवाल आपको छोटे स्तर से बड़े स्तर तक देखने को मिलेंगे, जैसा आपको एग्जाम हॉल में मिल सकता है। वह कौन सी भिन्न संख्या है जिसे अगर 1/2 में से घटाते हैं तो 3/4 प्राप्त होता है? अगर मैं ऐसे सिंपल आपसे पूछूं कि 1/2 से 3/4 को अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन बड़ा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 3/4 बड़ा है। अब 3/4 बड़ा है और घटाना 1/2 से है, तो निश्चित तौर पर मान नेगेटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव तो पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। और अगर आपको एकदम सिंपल करना है, कुछ नहीं सोचना है, तो 1/2 से आप उस भिन्न को घटाओ और आपको 3/4 चाहिए। तो आप अगर ए को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर 1/2 अर्थात आधे से 3/4 अर्थात 3/4 जब घटाएंगे तो मान निगेटिव ही आएगा। लेकिन इसके लिए कैसे करना होगा? अगर आपने इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करना होगा। 2 में से 3 घटाइए, -1 आया, नीचे 4 आया, तो यही इसका रिजल्ट होगा, यही इसका उत्तर होगा। अर्थात अगर हमने 1/2 में से -1/2 अर्थात 1/4 को, सॉरी नॉट टू 1/4 को घटाया तो 1/2 प्लस 1/4 आया और इसको जोड़ने से 3/4 हो जाएगा। तो कुल मिला के -1/4 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। 3 संख्याओं का अनुपात, देखो हमें 3 नंबर दिए हैं जिनका रेशियो दिया है, नॉट वैल्यू, रेशियो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछ रहा क्या होगा। आपको डायरेक्ट नंबर ना देकर या डायरेक्ट इंटीजर में पूर्णांक में आपको रेशियो भी नहीं दिया है। 1/4 है, 5/9 है और 7/12 है। 3 नंबर है, तीनों इस तरह के फॉर्म में है, इस तरह के रेशियोस में है। आप कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल हमको बताना है। अगर हम डायरेक्ट रिकॉग्नाइज कर ले कि कौन इनमें बड़ा है कौन इनमें छोटा है, तो हम भिन्न ही यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भिन्न को लेना, अंतर करना, योग करना वो टफ रहेगा। तो थोड़ा एक अच्छी क्लियरिटी करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है जो कि 4, 9 और 12 से कटे और बेसिकली 36 हो गया। कितना? 36। हम रेशियो बना ले प्रॉपर इंटीजर में, 4 9 36 या 9 से प्रेजेंटेड होगा, 9 चौके 36, 4 पंचे 20 या 20 से प्रेजेंटेड होगा, 12 3 36, 3 7 21 या 21 से प्रेजेंटेड होगा। अब ना 36 का कोई रोल है ना इन भिन्नों का रोल है, सिंपल हमारे पास उन नंबर का जो रेशियो बनकर आया 9, 20 और 21 का बनकर आया। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखने से कंफर्म होगा, सबसे बड़ा है लार्जेस्ट और सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट। हमसे कहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटे के बीच अंतर चेक करके बताइए कितना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 9 और 21 का अंतर देखते हैं तो 12 9 क्या होता है? 21, तो अंतर हो गया 12 का अनुपात में। और नंबर में कितना दिया? 180, तो 12 बराबर 180 कर दिया। 1 बराबर कितना होगा? 15 होगा, 15 लिख दीजिए और इन तीनों पदों को जोड़ लीजिए। जोड़िए, 21 9 30 20 50 होता है। 50 बराबर 15 5 75, 750 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है। कंफर्म हो गया, बी ऑप्शन आप लोग नोट करके रखिए, सही उत्तर आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। करेक्ट है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज की गणना हमको करनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज सतत वृद्धि, सतत इंप्रूवमेंट पर आधारित होता है। ठीक है, टॉपिक पर भी आप जा सकते हो, कोई टॉपिक विशेष अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो उसको भी हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्याज की दर 11% है। 2 साल बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला है वो 4642 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, अमाउंट नहीं है। हमसे कहता है कि हमको साधारण ब्याज बता दो, क्या हो जाएगा। 2 तरीके से सवाल का उत्तर करा जा सकता है। दरअसल जो दर है जो 11% है, अगर इसको हम 2 वर्ष के लिए कंसीडर करें और हम बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रतिवर्ष सेम रेट बढ़ता रहता है क्योंकि मूलधन नहीं परिवर्तित होता है। तो साधारण ब्याज के हिसाब से चलिए तो 11 दूना कितने परसेंट होगा? 22%। करेक्ट है।
11 दूना 22। यही चीज अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर चलो तो चक्रवृद्धि पर क्या होगा पता है, ये जो ब्याज दर है सतत के हिसाब से बढ़ेगी, मतलब सतत बढ़ेगी तो 11 प्लस 11 प्लस 11 गुणे 11 बटा 100 लगेगा। ठीक है, या 11 11 22 होगा, प्लस 100 से भाग करिए 121 होगा ना इसका मान, 121 को 100 से भाग करिए 1.21 होगा, तो 23.21 हो जाएगा परसेंट की वृद्धि, 23.21। यही ब्याज है, ये चक्रवृद्धि है और ये साधारण है। दरअसल 23.21% जो चक्रवृद्धि है इसका मान अपने को दिया है 4642, यहां दिया है, देख पा रहे हैं आप लोग 4642। आपको निकालना क्या है, साधारण। तो साधारण का मान कितना है बताएं, 22%। इस 22% का मान अपने को कैलकुलेट करना है। आइए ट्राई करते हैं, समझते हैं। दशमलव यहां से देखो, परसेंटेज पहले परसेंटेज से खत्म कर दो, दशमलव अगर यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो यहां लग जाएगा, चाहे नीचे लगा दीजिए, बात एक ही है। सीधा सीधा 2 बार जा रहा है और 2 बार अगर गया है तो 200 हो जाएगा, 200 का गुणा 22 से कर दो, डबल जीरो हो गया, 22 दूना 44, 4400 हो जाएगा साधारण ब्याज, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। इस सवाल का करेक्ट आंसर है 4400, आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए तीसरा आपका डन होता है। चौथे पर आ जाइए। सरलीकरण का सिंपल सवाल है और सरलीकरण आप जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट बनकर आ रहा है, 3 से 4 सवाल पूछ रहा है, ग्रेजुएट लेवल में आपने देखा होगा। ठीक है, मैंने उसी स्तर का एक सरलीकरण का क्वेश्चन लिया है, मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ। 21.6 है, डिवाइड बाई 3.6 है, गुणे 2 है, प्लस 0.25 है, ठीक है, गुणे 16 है, भागे 4 है, -6 है, कैलकुलेट करके आंसर देना है। इस बॉडमास की प्रियोरिटी पैटर्न को आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक, बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, ब्रैकेट तोड़ना आना चाहिए कि पहले हमें छोटा तोड़ना है, फिर मझला तोड़ना है, फिर बड़ा तोड़ना है। ओ का मतलब ऑफ का उपयोग, हालांकि इसमें दोनों नहीं है, ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ है, तो इसके लिए सबसे पहले डिवीजन, ठीक है, पहले भाग, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन गुणा, फिर एडिशन मतलब योग, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्शन का मतलब जो घटाव। इसको फॉलो करना है हमको इसी पैटर्न पर, क्योंकि ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ है, दोनों का कहीं सेंस नहीं है, तो इसलिए हम जैसे सोच रहे हैं ऐसे ही उत्तर इसका करके देंगे। आइए ट्राई करते हैं, समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, हम भाग के हिसाब से चले तो 2 जगहों पर भाग दिख रहा है, 4 चौके 16, ये हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए 36 से देखिए आप दशमलव दरअसल एक ही स्थान पर था ना, तो ये आपका जाएगा सीधा सीधा कितना बताइए, 6 बार जाएगा, सीधा सीधा 6 बार, 6 चाके 36, 6 त्रिक 18, एकदम 6 लिख दीजिए आप। अब 6 दूना कितना कर दें, 12, और यहां पर भाग देने से पहले इसका गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, -6 होगा, क्योंकि यह मान 4 गुणे 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 0.25, तो एक ही होता है। अभी हो गया 12 से 6 घटेगा 6, 6 में से 1 जुड़ता है तो कितना हो गया, 7। तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। चौथा सवाल डन होता है, आप सभी लोग इसका मान 7 लिखिएगा। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, कितना था, 2100 था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर, ये पूछा जाता है इस तरह से, 20% और 15% की छूट दी गई, खिलौने का बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। समझिए, ये उसका अंकित मूल्य है, हमने लिखा अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, और यहां पर हमने लिखा विक्रय मूल्य। दरअसल यही जो अभी सतत का नहीं सुना हम लोगों ने, जो चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहा था, जब परिवर्तित मान को परिवर्तित किया जाए तो उसी को सतत परिवर्तन कहते हैं। जैसे चेंज हुआ फिर चेंज पर चेंज लगाया जाए, सेम यही चीज देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले 20% की छूट फिर 15% की छूट, तो 20% को हम भिन्न में 1/5 लिखते हैं, कहेंगे पहले 5 था तो 5 से 1 घट करके बोलो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आते हैं किस पर, 15% पर, तो 15% का मान 5 या 15, 5 बिसा हम में 100, अर्थात 20 था तो 3 घटकर 17 हो गया, करेक्ट है। तो 20 पंचे 100 से 17 चौके 68 हो गया, करेक्ट। अब सवाल में हमको क्या लिख कर दिया है, प्रेजेंट प्रिंटेड प्राइस 2100, वी नीड टू गेट द सेलिंग प्राइस, तो इसका मान आपको 2100 दिया है और इसका मान हमको कैलकुलेट करना है। 2 जीरो खत्म, आपको 68 का गुणा किसके साथ करना है, 21 का। देखो बिना करे भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन करके दरअसल हम इंड डिजिट को मैच कर लिए, बाकी आप 21 को 8 से करो तो 8 168 की 8 हासिल 16, 21 छक्के 6 के 6, 126, 126 में अगर हम लोग यहाँ पर 16 जोड़ देते हैं तो 142, अर्थात 1428 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 5वें सवाल का राइट सोल्यूशन है, ठीक। नेक्स्ट, 360 के सम गुणनखंडों की संख्या। दरअसल किसी संख्या के गुणनखंड, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा 12 एक नंबर है, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 है 12 बार, 2 है 6 बार, ठीक है, 3 है 4 बार,
बस इतने ही गुणनखंड है 6 के 12 के। अब इसमें टोटल अगर हमसे कोई पूछे टोटल कितने हैं तो हम कहेंगे टोटल तो 6 हैं। हमसे किसी ने पूछा कि आप बताओ इवन कितने हैं, सम कितने हैं, सम कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो 4 है। ऑड फैक्टर कितने हैं, विषम कितने हैं, तो आप कह सकते हो कि 1 है और 3 है, तो 2 है ऑड फैक्टर। बट इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये तो ठीक है, अब ऐसे तो हमें हर जगह कर नहीं पाएंगे, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। 36 गुणे 10 किया, 36 दरअसल 4 9 36 अर्थात 2 गुणे 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 3 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, और ये 2 गुणे 5 है। मतलब मैं समझ गया जो 360 है ये 2 की पावर 3 है, 1 2 3, 3 की पावर 2 है, यस, 5 की पावर 1 है, करेक्ट। हमको क्या निकालना है, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, समझिएगा बातों को। सम गुणनखंड करने के लिए पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास 2 है, दरअसल हम गुणनखंड किसी संख्या का सोचते कैसे हैं, जैसे मान ली 2 की पावर 3 है, कोई मुझसे कहे कि 2 की पावर 3 के कितने गुणनखंड हैं, तो मैं क्या कहूंगा पता है, मैं कहूंगा इसका गुणनखंड सबसे पहले 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, अर्थात इसके कुल 4 गुणनखंड हैं। इसका मान क्या होगा, 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, ये सब गुणनखंड है इसके। अब अगर हम सम गुणनखंड पर जा रहे हैं तो सम तो तभी आता है जब गुणनखंडों में अगर हम अभाज्य कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 का उपयोग होगा तभी सम आएगा, नहीं तो सम आएगा भी नहीं। अब 2 तो है, लेकिन 2 के गुणनखंडों में एक गुणनखंड आपका विषम है, तो इसके बचे गुणनखंड कितने, 3। कितने बचे, 3। भाई जितनी पावर है एज इट इज उतार दीजिए। बाकियों के लिए अब जैसे 3 की पावर 2 है तो उसके भी गुणनखंड 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो इसके गुणनखंड हो गया 3, और इसके गुणनखंड 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 2। मतलब नियम देखो सिंपल क्या बना, जो 2 वाला पावर होगा उसको एज इट इज लेना है, बाकियों की पावर को एक एक बढ़ा के लेना है। 3 3 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो इसका राइट सोल्यूशन बोलो कितना हो गया, सी ऑप्शन 18। इस तरह से सम गुणनखंड निकालते हैं। अगर मान लो विषम पूछता तो विषम के लिए इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देते, इन्हीं दोनों को लेते, 3 दूना 6 आ जाता, और टोटल पूछता तो सम प्लस विषम आपका टोटल हो जाता, या सभी की पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल फैक्टर आ जाते। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, छठा सवाल डन होता है। 7वें पर आ जाइए, कह रहा है 18406xy करेक्ट 90 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 90 से। अगर यह 90 से विभाज्य है, समझिएगा 90 से विभाज्य है तो इसको 2 लोगों से विभाज्य। दरअसल कहा क्या है, x और y का योग बता दो कितना होगा, यही पूछा है। तो अगर यह संख्या 90 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा, और कोई संख्या अगर 10 से विभाज्य होगी तो पक्का उसके एंड में 0 होगा। इसका मतलब श्योर हो गया कि y का मान क्या हो गया, 0। अब बचा x के मान को निर्धारित करना, आइए ट्राई करते हैं। कोई संख्या अगर 9 से कटती है तो उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है। इसके लिए हमने 8 1 9 देखा, काट लिया, 6 4 10 है और ये तो 0 हो ही चुका है। 10 में क्या जोड़ों की संख्या बताइए, 9 से कटे 10 8 18, अर्थात इसका मान 8 हो गया। 8 होगा और ये 0, तो हमको x का मान तो 8 मिल गया और y का मान कितना मिल गया बताएं, 0। दोनों को जोड़ना है क्योंकि हम x प्लस वाई कर रहे हैं, तो x प्लस वाई आपका सिंपली कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन होगा। तो डिविजिबिलिटी का उपयोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ऐसे सवालों के पैटर्न को समझिए, तैयार करिए। करेक्ट, आगे बढ़ता हूं। एक कार है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे चलती है, वो अपनी उसकी गति है 50 की गति से चलती है, 8 4 घंटे तक चलती है। और एक बाइक है ना, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे चलती है। दोनों अपने लिए यात्राएं करती हैं अपने समय से, अपने समय में अपने चालों से। कार और बाइक दोनों के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। दूरी दरअसल क्या होती है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, हमें यूनिट में कोई टेंशन दिख नहीं रही है, मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले कार के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 50 गुणे कितना, 4, मतलब 200 किलोमीटर कार ने तय किया। बाइक की अगर हम बात करें तो बाइक ने भी अपनी गति, उसकी गति कितनी थी 80, 6 घंटे तक यात्रा करी है, 6 8 48, 480 किलोमीटर तय किया। दोनों ने मिलकर के कितना तय किया है, 4 2 6, 680, 680 किलोमीटर की यात्रा दोनों ने करी है तय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट और मॉल जाने में खर्च कर देती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है। 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू खर्च 48,000 का था तो मासिक आय कितनी थी। हर व्यक्ति की मासिक आय 100% होती है, अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपनी सबकी 100 होती है।
इसका 10% उसने खर्च किया कहां पर पता है? खरीदारी करने में, रेस्टोरेंट जाने में, मॉल जाने में खर्च कर दिया। शेष बचे कितने? इसने कहा शेष में अभी देखिए क्या क्या होता है। 80% उसने कहा खर्च किया घरेलू चीजों में, जो अपनी घर की आवश्यकता है उसमें, और 10% की उसने बचत कर ली। ये उसकी बचत हो गई, ये उसकी बचत है जो 10% है। सवाल कहता है कि उसने अपने घरेलू खर्चों में, जो घरेलू खर्च हैं उसमें अगर अमाउंट के हिसाब से जाए तो 48,000 खर्च किया। तो इस 80 का मतलब कितना है बताइए? 48,000। आपसे पूछा क्या बताइए? कुल आय कितनी होगी? ठीक है, कुल आय। तो 80 बराबर क्या होगा? 80% बराबर 48,000। ठीक है, 48,000। 100% का मान हमको निकालना है। 80 से इसको काट दिया, 80 8 छंगे 48, ये 8 छंगे कितना होता है? देखिए एक जीरो खत्म करिए, यहां से यहां खत्म, 8 छंगे 48, 600 हो गया। 600 को 100 से गुणा करिए तो उसकी महीने की इनकम क्या थी? 60,000 रुपए थी, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है। राइट सोल्यूशन के रूप में आप लोग उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला सवाल, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 साल का है। ठीक है, आयु का अंतर एक ऐसी जानकारी है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। अगर दो लोग आप हैं, जो आपकी एज डिफरेंस है आज, कल, परसों, नरसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद वही रहेगी। आयु का अंतर कभी बदलता नहीं है। सुनीता और शीला के साथ भी सेम है, उनकी आयु का अंतर 12 साल का है। 9 साल पहले बड़ी की आयु, अब कौन बड़ी है नहीं पता है, छोटी की आयु से 4 गुना थी। तो उनकी वर्तमान उम्र हमसे पूछ रहा है, इसमें कौन सा हो सकता है? ट्राई करते हैं। करेक्ट है। एक चीज तो पता है कि अंतर तो 12 का रहेगा, और आप चेक करो तो सबके अंतर 12 के, सबके अंतर 12 के, और हम वर्तमान में हैं। हम जीवन हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। अब बड़ी छोटी कौन है मुझे नहीं पता है। 9 साल पहले की बात उसने कही है, तो वर्तमान जो है उसको छोड़ दीजिए। चले ये वर्तमान लिख लेते हैं पहले। वर्तमान से 9 साल पूर्व, 9 साल पूर्व बड़ी छोटी की 4 गुना थी, मतलब एक 4 गुना रही होगी, एक चौथाई रही होगी। ठीक है, अंतर कितना था बताएं? अंतर था 12। अंतर तो आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा, 9 साल पहले भी वही था। अंतर करो कितना है? 3। 3 बराबर क्या कर दूं? 12। 1 बराबर क्या होगा? 4। इस समय 4 साल की थी, और ये कितने की थी बताएं? 16। वर्तमान में आना है तो 16 9 25 बड़ी वाली हो गई, और क्यों? क्योंकि 9 जोड़ रहे हैं ना, इसमें 9 4 13 छोटी वाली हो गई। 25 और 13 इनकी जो है तो क्या कहते हैं? 25 13 देखिए छोटी बड़ी। अब यहाँ लिखा तो है नहीं छोटी बड़ी की, बड़ी छोटी क्या कैसे? फिलहाल हमारी कंडीशन फुलफिल सी ऑप्शन कर रही है, तो सी ऑप्शन को हम लोग राइट सोल्यूशन करेंगे। एक को 13, दूसरे को 25। 9 साल पहले 4 की थी, और वो कितने की बताएं? 16 की। 4 चौके 16, एक चौथाई थी। एज का डिफरेंस 12 साल का अभी भी है, और तब भी रहेगा, और एज का डिफरेंस बदलेगा नहीं। अकेला ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिल जाए तो 2 ही दिन में पूरा हो जाएगा। सी से अकेले करवाना है, काम कितने दिन में पूर्ण हो पाएगा? इसका उत्तर आपको देना है। ए करता है काम को 5 दिन में, बी करता है उसी काम को 4 दिन में, और तीनों अगर मिलकर काम करते हैं एबीसी, बोलो कितना दिन लगता है? तब लगता है 2 दिन। समझ रहे? समय कम लग जाएगा ना अगर व्यक्ति ज्यादा जुड़ रहे हैं। ए है टोटल समय, ए है टाइम। आपको पता है टाइम से हम लोग वर्क निर्धारित करते हैं कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क, कार्य कितना है बताइए? कार्य एक ऐसी संख्या होगी जो 5 4 2 सबसे कटे, अर्थात हमने 20 ले लिया, टोटल वर्क हो गया। क्षमता की बात करो, क्षमता मतलब एकांक यूनिट समय में किया गया कार्य। अब एक हो, अगर ए कहता है कि हम 20 काम को 5 दिन में कर लेते हैं, दिन ही है ना, हाँ, तो वह प्रतिदिन करता होगा 4 काम। बी कहता है 4 दिन में कर पाऊंगा, तो प्रतिदिन 5 काम। तीनों की बात करो तो तीनों प्रतिदिन करते हैं 10 काम। ठीक है, अब सुनो, क्षमता देख रहे हैं, यह ए की थी, यह बी की थी, और यह ए बी सी तीनों की थी। अब आप खुद सोच लीजिए, ए बी सी तीनों एक दिन में करते हैं 10 काम, जिसमें ए और बी का योगदान है 9 काम का, तो सी का योगदान हो जाएगा 1 काम का। 1 काम कर पाएगा सी एक दिन में। काम का टारगेट है 20 का, तो सी को पकड़ा दीजिए। दरअसल समय जो होता है कुल कार्य बटा क्षमता होता है। कुल कार्य कितना है? 20, और क्षमता सी की कितनी है? 1। काम एक दिन में करने की, तो उसको पूरा काम करने में कुल 20 दिन का वक्त लगेगा। सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की तब वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी उम्र 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आ जाते हैं। जो 2 नए लोग आए हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी? ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। एक समूह था जिसमें संख्या थी 10। यहां पर 2 लोग समूह से आउट हुए हैं। 2 लोग समूह से आउट हुए हैं। संख्या कितनी आउट हुई? 2। 2 अगर आउट हुए हैं तो आप देख रहे हो 2 ही लोग इन भी हो रहे हैं ना, 2 ही लोग इन भी हो रहे हैं समूह में। इससे क्या होगा? अगर 2 जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या सेम रहेगी। संख्या, इसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं। इससे फर्क क्या पड़ा पता है? अच्छा, जो जा रहे हैं
जिनकी आयु, हाँ जिनकी आयु 23 और कितनी बताइए 25, ये जो दो लोग गए हैं इनकी उम्र 23 और 25 है, मतलब 48 साल के दो लोग निकले हैं। कितने साल के? 48 वर्ष के। इनके जाने से और इनकी जगह पर दो नए व्यक्ति मान लो जिनकी उम्र ए और बी है, शामिल हो जाने से औसत में 3 की होती है वृद्धि। याद रखना, जो औसत में वृद्धि होती है वो शामिल होने पर आधारित होती है। जैसे शामिल होने वाला अगर ज्यादा है तो औसत बढ़ेगा, और शामिल होने वाला अगर कम है तो औसत घटेगा। तो यहाँ पर जो शामिल हो रहा है ए और बी, उसका जो है ना मान, यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, उसका मान क्या होगा आप निर्धारित करिए। वो दरअसल इनसे ज्यादा होगा। अगर औसत घटा होता तो कम होता। दरअसल हम जब कहीं किसी समूह में जाते हैं तो अपना प्रभाव लेकर जाते हैं, और निकलते तो अपना प्रभाव लेकर निकलते हैं। ए प्लस बी समझिएगा, जो हम शामिल कर रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, उनके मान को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। 48 साल के लोग थे जो शामिल हुए, जो निकले हैं, इनको बढ़ाओ, पढ़ाओ कितना 3 गुणे कितना संख्या कितनी 10, ये हो गए 78, अर्थात इन दोनों की आयु का जोड़ 78 हो गया। अब औसत निकालना है, व्यक्ति है 2, तो औसत अगर करना है तो योग बटा क्या होता है संख्या, 78 बटे आप कर दो 2, 39 हो जाएगा। 39 वर्ष इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर आपके सामने है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी कलम उसे बेचनी चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई करो देखो। 1 रुपए में कितनी कलम खरीदता है? बोलो 9 कलम खरीदता है। करेक्ट, मतलब उसके पास 1 रुपए का निवेश होता है और 9 कलमें खरीद के लाता है। अब उसे 50% का लाभ चाहिए, तो 1 रुपए में वो कम ही कलम बेचेगा तभी, क्योंकि हर व्यक्ति दुकानदार चाहता है कि जो लागत उसने लगाई है उस सभी लागत को जल्द से जल्द अचीव कर ले। और ओरल सवाल है, एकदम क्लियर कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा संख्या, क्या लिखा संख्या, और यहां पे लिखा मैंने दाम। ठीक है, संख्या कितनी है? 9 कलम खरीदा हूं, 9 कलम खरीदा हूं, आप समझिएगा, और कितना पैसा लगाया हूं 1। अब यहां पर कितने कलम बेच दूं और कितने में बेच दूं? 1 ही रुपए में बेच दूं, कि मुझे क्या हो जाए बताइए, मुझे हो जाए 50% का लाभ। तो 50% के इस लाभ के लिए, जैसे आपको ये समझना है, लाभ को पहले निर्धारित कर लीजिए। 50% का मतलब होता है क्या पता है? 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। अर्थात 2 मेरी अगर लागत हो तो 1 हमारी वृद्धि हो, मतलब लाभ हो, और विक्रय बोलो कितना हो जाए? विक्रय हो जाए 3। करेक्ट है, 3 हो जाए। आप लोग सिंपल कर सकते हो, कुछ ऐसी बात नहीं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर निर्धारित कर दें तो हमको, जैसे कितनी संख्या हमने हमारे पास है बताइए, कितनी कलमें थी? 9 खरीदा था। 3 की तुलना आप 9 से कर दीजिए तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। और आपको कितनी कलमें बेचनी चाहिए, मतलब ये हमको करने के लिए इस संख्या को लेना होगा, तो 2 बराबर 6। हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं। 6 था, 6 में 3 बढ़ करके 9। जैसे हम चाहते हैं कि हम 6 सामान बेच करके 9 कलमों की लागत निकाल लें, मतलब इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। जैसे हम उतना ही पैसा, जैसे आप इसको मान लो, अगर नहीं ऐसे मान लो समझ में आता है आपको, तो मैं आपको बता दूं। सवाल ऐसे है कि उसने 9 कलमें जितने दाम में खरीदी, सुनते चलिएगा, उतना ही दाम पाने के लिए वह कितने कलमें बेच दे। बात तो वही है, उतना ही दाम में वह कितने कलमें बेच दे कि उसे 50% का लाभ हो जाए। नहीं आता ऐसे समझ में, तो क्या करो, कहा है जो 9 का सीपी हो वह कितनी वस्तुओं का एसपी हो जाए। 9 का सीपी, भाई इसने यही तो कहा 1 रुपए में अगर उसने 9 कलमें खरीदी है तो 1 ही रुपए में कितनी बेच दे, अर्थात सीपी तो सेम है ना, दोनों के दाम तो सेम है दोनों के। तो इसने कहा जो 9 का सीपी होगा वही एक्स का एसपी होगा। तो हमने लिखा सीपी बटा एसपी, बोलिए कितना कर दो, एक्स बटा 9। और यहां बताओ सीपी कितना है? 2 है। सीपी कितना है? 2 है। और एसपी बताओ कितना है? 3 है। तो 3 तिया क्या होता है? 9। 3 दूना क्या होता है? 6। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 इसका राइट सोल्यूशन हो, सॉरी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, सॉरी 6। तो 6 कलमें यहाँ पर वह बेच दे अगर 1 रुपए में, तब जाकर के उसे 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक, चलो। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक को, ये बहुत पूछा जा रहा था, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। इस प्रकार बने बेलन की ऊंचाई बताओ। देखो गोलक है, गोलक मतलब स्फीयर, स्फीयर जिसकी रेडियस है अपनी, और रेडियस दे रखा है उसने 9 दिया है। ठीक है, ये जो स्फीयर है जिसको गोला कहते हैं, इसको मुझे पिघलाना है, पिघला करके मुझे एक बेलन बनाना है। एक ऐसा बेलन बनाना है जिसकी रेडियस कितनी रहे बताएं? 6 रहे, और हाइट क्या रहे ये हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको पता इतना है कि अगर हम पिघलाकर इसको बनाएंगे तो दोनों के आयतन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। B1 और B2 आपस में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दोनों के आयतन सेम रहेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो आयतन क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब 9 का क्यूब, बराबर इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग गुणे एच, एच नहीं पता है इसको आप नोट करें। चलिए पाई पाई से खत्म हो गया, ठीक है। इसके बारे में आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर देखो कितना है, पहले लिख लेते हैं ऐसे थोड़ा सा। 4/3 है गुणे 9 की पावर 3 है, 9 गुणे 9 गुणे 9 है, करेक्ट है ना। बराबर वहां पर कितना है 6 की पावर 2 है, मतलब 6 4 के 36 है, गुणे आपका ये 6, ठीक है। 9 चौके 36 है, 4 4 से खत्म है, 3 तिया 9 है, 9 त्रिक 27 है। बोलिए कितना हो गया 27 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, जो बेलन हमारे पास बनकर आ रहा है 27 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आप लोग लिख लो, करेक्ट आंसर है। 14 नंबर डन होता है। लास्ट सवाल होगा, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से हास मतलब कमी होती है। वर्तमान मूल्य 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या रहा होगा। सतत का प्रोसेस है, 10% 1/10 होता है। इसका अर्थ है कि 10 से 1 घटकर 9, और यह प्रक्रिया 3 बार हुई है, यह प्रक्रिया 3 बार हुई है, तो जाकर उसका मूल्य 929 बना, 729 बना है। प्रारंभ में उसका मूल्य क्या था, इसकी तुलना की जाती है। तुलना मतलब इस 9 का पावर 9 की पावर 3 729 होता ही है, तो 10 की पावर 3 1000 का मान क्या होगा, जब इसका मान यही है तो 1000 का मान 1000 ही होगा। इसका मतलब उसका प्रारंभिक मूल्य जो 3 वर्ष पहले था वह 1000 था, जिसमें 10% 3 बार घटा, तो उसकी जो प्राइस बनकर आई है वो 729 बनकर आई है। 15 सवाल का सेट कंप्लीट होता है। प्रॉपर हल करिए, सॉल्व करिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए। मैं इस तरह से ही आपके लिए सेशंस और प्रयास प्रैक्टिस के तौर पे कराता रहूंगा। कोई अगर कंफ्यूजन हो, किसी तरह की डिमांड हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद सभी को।